प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत की और एक फैसला जारी हो गया है। उस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लियामेंट में कानून साजी हुई थी उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। अब ये जो 8 रुकनी बेंच बना है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने एक करारदाद के जरिए उस बेंच को मुस्तरद कर दिया है। इस बात पर भी बहस हो रही है कि अभी ये बिल बना ही, ये कानून ही नहीं बना था, अभी ये सिर्फ बिल की स्टेज पर था, तो क्या इस पर कार्रवाई या समाअत हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। जो फैसला हमारे सामने आया है इसमें इस सवाल का जवाब भी दिया गया है। तो सूरत हाल जो है वो एक ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक महाजराई की सी कैफियत, एक कशीदगी की सी कैफियत जो है वो अभी भी बरकरार है। तो पहले तो मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लेता हूं कि आज जो समाअत हुई थी उसमें किस तरह के आर्गूमेंट्स और किस तरह के रिमार्क्स आए थे। चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर 2-3 पॉइंट्स जो फैसले में हमारे सामने आए हैं उस पर फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि इस पूरे मामले को समझ सकें कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है, दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ क्या है, हुकूमत क्या कह रही है, क्यों कह रही है और हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ क्यों है और ये मामला अब आगे कैसे चलेगा। इन तमाम चीज़ों बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रा कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। आज जब 8 रुकनी बेंच ने समाअत की तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि ये अहम केस है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुकता उठाया गया। आइन ने अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। जो वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी हैं उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में यह मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, लेकिन जायजा लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुजव्वज़ा कानून साजी में आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई है। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो वकील थे उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद 10 दिन में बिल कानून बन जाएगा। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं है। यह भी कहा गया कि जस्टिस काजी फैज ईसा केस में रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में था। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस से पहले कार्रवाई गैर आईनी करार दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि हिस्बा बिल रेफरेंस की सूरत में आया था। जब हिस्बा बिल का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था बार बार, तो उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस की सूरत में आया था। इस बिल के मामले में गवर्नर को बिल पर दस्तखत करने से रोका गया था। फिर वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि चूंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउस अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं और इस पर मजीद गौर होना बाकी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए इस स्टेज पर अदालत इसे सुन सकती है। और यह बड़ा अहम नुक्ता था और यही वो एतराज़ है जो बार बार उठाया भी जा रहा है। आखिर में इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को गैर आइनी करार दे दे। अब गैर आइनी करार देने की स्टेज तो अभी दूर है, लेकिन इस पर फिलहाल अमल रोक दिया गया है और इसमें कई अहम पॉइंट्स को उठाया गया है। मेरे साथ स्टूडियोज में राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। बड़े आपने येलो कलर की शर्ट जो है, बड़े शोख रंग की शर्ट आज पहनी हुई है। खुशी है ना? अच्छा, आप खुश हैं? मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसकी वजह क्या है। हमारे साथ अहमद पनसोटा साहब मौजूद है, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया अहमद पनसोटा साहब, आपको भी खुश आमदीद। कुछ देर में हमें हसन रजा पाशा साहब ज्वाइन कर लेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज जो है वो एक हड़ताल की कॉल भी दी थी जो नाकाम हो गई है। वो तो उन्हीं से पूछेंगे कि उनकी हड़ताल क्यों नाकाम हो गई। बहरहाल सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो फैसला है इसका मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ सफ़ा नंबर 7 पे, जो आखिरी पैराग्राफ है एक तरह से। उसमें कहा गया है और ये क्रक्स है इस पूरे इस डिबेट का आज के फैसले की हद तक, कि द मोमेंट दैट द बिल रिसीव्स द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट और एज द केस में बी इट इज डीम्ड दैट सच असेंट हैज बीन गिवन, then from the very moment onwards and till further orders, the act that comes into being shall not have, take or be given any effect nor be acted upon in any manner। जब तक के फैसला नहीं आ जाता, सदर चाहे इस पर दस्तखत कर दें, तौसीक कर दें या ना करें, दोनों सूरतों में इस पर अमल दरामद नहीं होगा। और उसके बाद फिर अब ये केस जो है वो 2 मई तक के लिए 2 मई तक के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया। राइट, मुझे ये बताइए राजा आमिर अब्बास साहब कि ये सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक तो अपना एक वर्डिक्ट नहीं दे दिया इसमें? देखिए, वर्डिक्ट नहीं, जहाँ भी कोई कानून को या किसी भी पिटीशन में किसी चीज़ को चैलेंज किया जाता है तो उसमें ये लिखा जाता है कि जी ये जो 7 इंटरलोकेटरी ऑर्डर की दरख्वास्त की जाती है एंड फॉर द रीज़न, ये जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है इसने फैसला तो नहीं किया, एक चीज़ का फैसला इसलिए किया और ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि क्यों ज़रूरी था ये पैरा लिखना और इस
को अमल दरामद को रोकना। वो इसलिए ज़रूरी था कि ये कानून बेसिकली जो मेरे नज़दीक है ये बदनीयती पे बना हुआ है। बदनीयती क्या है कि जी 20 तारीख कानून होता है, 21 को सुबह अदालतें खुलती हैं, बेंच चेंज होते हैं, अपीलें होती हैं, सारे ऑर्डर्स वापस करने की दरखास्तें आती हैं। तो असल चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, ऑल्दो मुकन्ना का ये हक है कि आए वो कानून साजी करें, लेकिन कानून साजी के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि जो सब ऑर्डिनेट कानून साजी जिसको हम कहते हैं कि जो पार्लियामेंट करती है बाय मीन्स ऑफ एन एक्ट, वो कभी भी आइन को तब्दील नहीं कर सकती, उसकी हैयत को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आइन में अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 चाहिए होती है, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी है। अब हो क्या रहा है कि ये जो पार्लियामान ने लेजिस्लेशन की और कैबिनेट ने अप्रूवल दी, इसके साथ देखिए कि पैरेलल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं कि पार्लियामान एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, कौन सा फैसला, जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया पहले, फिर 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि भाई 90 डेज की प्रोविजन आईने पाकिस्तान में है, इलेक्शंस करवाने हैं और पीडीएम की हुकूमत जो सी है वो इलेक्शन से बहुत हद तक फरार चाह रही है। तो हमने यकीनी बनाना है, क्योंकि हम कस्टोडियन हैं आईने पाकिस्तान के, हमने फंडामेंटल राइट्स को करना है, तो इस पैराइम को सामने रखते हुए इस जजमेंट को डिफीट करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि रूल्स के जरिए एक ऐसी चेंज लाएं। और आप ज़हन में रखें कि वो उसमें एक वर्ड यूज हुआ है कि ओवरराइडिंग अफेक्ट ऑल द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसमें ये लिख दी गया कि भले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हुए हैं ये कानून साजी, तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट जो आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और पार्लियामान को जो कानून साजी के राइट्स दिए गए हैं, किसने दिए हैं? आइन ने दिए हैं। और आइन ने दिए हैं वो हमारी जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसमें दिए हैं, और उसका आइटम 55 जिसका जिक्र भी हुआ है उसमें बड़े वाज़ेह का है कि आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को इन्हांस तो कर सकते हैं, उसको कर्टेल नहीं कर सकते, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, या आगे जाके आपके प्रोग्राम में बात करते हैं कि आप किसी भी तरह से उसमें मुदाखलत, वो आज के इस फैसले में और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आप नहीं दखल अंदाजी कर सकते। तो ये कुछ बुनियादी थोड़ा मोहतात होकर ये आज का फैसला लिखा गया, इसमें बार बार जो है ना वो प्रमा फिशाए का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि बादियों नजर में ऐसा लग रहा है, लेकिन जाहिर है चूंकि अभी ये हतमी फैसला नहीं है, इस पर समाअत होनी है। लेकिन मुझे अहमद पंसोटा साहब ये बताइए कि जो आज पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया है, इस बेंच को मुस्तरद किया, इनफैक्ट फैसले को तो नहीं, वो तो बाद में आया, लेकिन बेंच को मुस्तरद कर दिया है कि 8 रुकनी बेंच जो बनाया गया है करारदाद के जरिए से, और कहा गया कि जी आज दोपहर भी कहा गया कि ये पिक एंड चूज के जरिए से बनाया गया बेंच है। इसको आप इस पर क्या कहेंगे? सर, पहली तो बात यह कि करारदाद की जो लीगल वैल्यू है वो मेयरली जो है ना वो एक रीइटरेटरी वैल्यू है कि जी आप अपनी एक बात जो आप कानून साजी के थ्रू नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन देते हैं, उसकी कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जज हैं, उसमें से 8 बिठा दिए और स्टिल जो है ये फरमाइशी बेंच है। तीसरी बात है कि फरमाइशी बेंच का कॉन्सेप्ट आइन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है? सो इन एसेंस ऑपोजिशन ये कहना चाह रही है कि हमारा जब भी केस लगे इन 8 के अलावा बाकी जो पीछे रह गए आप उनके पास लगा दें। ये तो इन इट सेल्फ उन जजेस को जेपरडाइज करने वाली बात है। फिर काजी फायज ईसा साहब की हद तक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो तो 1843 पर खुद लिख चुके हैं और उस बेंच पर नोट लिख के दे गए कि मैं इस तरह के मैटर्स जो हैं उनको नहीं सुनना चाहता। तो उनको तो इन एनी केस इस बेंच में शामिल करना जो है वो मुनासिब ही नहीं होना था, वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। अब बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक इख्तियार है, उस इख्तियार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत इस्तेमाल करते हुए ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक एन 8 मेंबर बेंच। आमतौर पे साबका द्वार में 3 मेंबर 5 मेंबर बनते हैं, कि 8 मेंबर उन्होंने बेंच बनाया है। यानी कि उन्होंने ये प्रूव किया या ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ में से 60 या 55% जजेस जो हैं वो बैठे हुए हैं।
अब अगर देखें ऑपोजिशन का तो पिछले पता नहीं कितने केसेस से मुताबिक, व्हाई नॉट 9? आमतौर पर तो बेंचेस इसी तरह बनते हैं 3, 5, 7, 9 अहमद साहब, लेकिन ये 8 का फिगर एक मैजिक फिगर है, क्या वजह है? 8 तो अगर देखा जाए तो नुकसानदेह हो सकता है, अगर जो इल्जाम लगाने वाले उनके मुताबिक तो फेवरेबल हो सकता है। लेट से 4 एक तरफ हो जाए, 4 एक तरफ हो जाए। ये तो जब आप इवन नंबर या ऑड नंबर में बनाते हैं तो तब होता है कि एक तरफ फैसला आएगा ही आएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जब आप अगर तो ये फैसला 7-1 से भी आ जाता है, 7-1 की अक्सरियत से भी, फिर भी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ से फुल कोर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। सर लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हम ये क्यों अस्यूम कर रहे हैं कि जो बाकी जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनके फैसले दूसरी तरफ हैं, उनके डाइसेंटिंग व्यूज आ सकते हैं, उनके व्यूज थ्रू जजमेंट्स आ सकते हैं, बट किसी ऑनगोइंग केस या किसी नए केस में तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या सोचेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट को ऑपोजिशन ने बड़ा तरीके से डिवाइड कर दिया है, आधी सुप्रीम कोर्ट वो कहते हैं हमारी, आधी वो कहते हैं आपकी है। इस चीज से सुप्रीम कोर्ट को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। और अगर आप आज का जो फैसला देखें, मैं उस पर भी थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा बुनियादी तौर पर, कि जो ये बिल जिस तरह मूव किया गया है, राजा साहब ने उसमें बड़ी तफसीली बात कर दी है। आपकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये नहीं कि मेरा काम है वकालत करना और मैं सुबह एक शॉप खोल के तो डॉक्टरी का काम शुरू कर दूं, मैं कर ही नहीं सकता। आप आइटम 55 के तहत लेजिस्लेट कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पे आप लेजिस्लेट करने चले गए हैं। उसके बाद एक आर्टिकल 70 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 70 ये कहता है कि कोई भी बिल जो है जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जिस पे आपने लेजिस्लेट करना है, अगर उसमें नहीं आता इनिशिएट ही नहीं हो सकता, लेट अलोन के पास होने की बात है। ये आर्टिकल 70 की भी वायलेशन है। फिर 191 इतना हमें सुनाया जाता है डेली के जी सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से हियर? द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आइटम 55 के तहत आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप जुडिशरी पे इंपेंज नहीं कर सकते। फर्ज करें कल को एक बिल ले आते हैं और कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देंगे, तो क्या वेट करेंगे हम कि उस बिल को पहले पास किया जाए, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाए और फिर रोका जाए? और ये जो प्रिवेंटिव इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऐसा यूनिक या नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि जस्टिस बंदयाल और बेंच ने फिर मैग्नानिमिटी दिखाई है कि इस बिल को लॉ बनने की इजाजत दे दी है। प्राइमरीली तो इसको लॉ भी नहीं बनना चाहिए था, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ बैड लॉ, एक मिनट के लिए भी अगर ये लॉ बनता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसको असेंट मिल जाता है, या इसको प्रेसिडेंट अप्रूव करें या ना करें, इसको एक दफा लॉ बनने लें, क्योंकि हम बिल स्टेज पर इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहते, ये उन्होंने कहा है। और अपनी पावर्स को तयन करते हुए ये बात की है, इज्जत रखिए पार्लियामेंट की, और अगर वहां से आगे जाते तो हम इसके ऑपरेशन रोक देते हैं। देखिए इससे ज्यादा वो क्या कर सकते थे? अगर यहां पर कोई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी टाइप बेंच बैठा होता, वो तो आज इस बिल को उड़ा के उठते, और उड़ाना चाहिए भी था, क्योंकि इस बिल के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कानून से या आइन से, जिसे कहते हैं, किसी किस्म की सेम्बलेंस रखे। सो आई थिंक ये अपनी पावर को एक्सीड करना है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये चाह रहे हैं कि अभी तो वो चाह रहे थे कि इस पर हो सकता है कि वो अपना मुआविन भी मुकर्रर करें, जो बार काउंसिल्स हैं उनको बुलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एस बार एसोसिएशंस को बुलाएंगे, बाकी लोगों को सुनेंगे, और वो चाहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ हमारे सामने है, इसलिए वो तमाम लोगों को सुन के इस पर फैसला करना चाहते हैं और जल्दबाजी में दिखाई नहीं दिया। लेकिन आप समझते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता और शायद आज भी फैसला आ जाना चाहिए था या आ सकता था। एक चीज इसमें राजा साहब, जो इसमें अगर हम इसके पेज नंबर 5 पर देखें, पैराग्राफ नंबर 9 में, तो इसमें लिखा है कि इट सीम्स दैट वॉट एवर कैन बी डन बाय लेजिस्लेटिव एंडेवर अंडर आर्टिकल 191 is something that the court can itself do in exercise of the ruling of the rule making power conferred by the same article। वो कहते हैं जो 191 में सुप्रीम कोर्ट को पावर्स मिली हैं, इसमें अदालत ने खुद अपने लिए रूल्स बनाने हैं। yes. तो आप इसमें फिर क्या गुंजाइश रह जाती है इस कानून साजी की? और हमारे दोस्त हैं लॉ मिनिस्टर, बड़े अच्छे दोस्त हैं, ग़ालिबन उन्होंने भी इसको पढ़ा होगा, और बड़ी प्लेन और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होती है वो यही होती है कि आप उसको प्लेन मीनिंग देंगे। प्लेन मीनिंग यही है कि रूल्स फ्रेम करेगी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग जब होती है रूल्स की तो उनकी क्या हैसियत होती है। और जो ये एक्ट में लाने की कोशिश की जा रही है, एक्ट जो सा है वो आइन से मुतसादम नहीं हो सकता। जो आप सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए आप आइन की जो सुपीरियर है उसकी हैयत को, उसकी नेचर को चेंज नहीं कर सकते। देखिए बड़ा क्लियर है, ये जो बिल है ना, ट्रस्ट मी, आज की आपका प्रोग्राम है, ये ऐसे डस्टबिन में जाएगा विद ऑल इट्स थिंग्स, ठीक है? क्योंकि जो अपील का भी इशू है ना, वो ये तरीक़ेकार नहीं है जो हुकूमत ने अडॉप्ट किया है बाय मीन्स ऑफ एन एक्ट, उसका तरीक़ेकार बाय मीन्स ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो भी जाएगा। बट द पर्पस इज, अगर हम ये तमाम चीज़ों को सीक्वल में देखते हैं और ये चीज़ें कोई हवा में या वैक्यूम में नहीं हो रही, ये ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि कौन सी वजूहात हैं कि ये इस किस्म की जो टाइमिंग्स हैं इस लेजिस्लेशन की, ये क्योंकि जब कानून साजी होती है तो वो किसी वक्त की किसी हिसाब से, और वो देख रहे हैं क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि सुप्रीम कोर्ट जो लेजिस्लेशन है हमारी, जो इनकम्प्लीट पार्लियामेंट है जिसमें मेजॉरिटी पार्टी बाहर है, वो जो कानून साजियाँ कर रही हैं, जो सबसे पहले कानून साजी की इन्होंने, वो आपने देखा होगा कि जी चूंकि ज़्यादा अफराद ECL पे थे, उन्होंने ECL के कानून साजी कर दी। फिर आपने देखा कि जी नैब में थे मेजॉरिटी सारे लीडरशिप, तो वो उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने की कोशिश की। अब उन्होंने देखा कि जी इलेक्शंस हमने कराने हैं, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट ये ऑर्डर्स कर रहा है, इसको रोकना है। पहले तो बात की उन्होंने कि जी ये तो फैसला हम मानते ही नहीं, बड़े आपने भी प्रोग्राम्स किए, मैं भी आया कि जी ये 4-3 से तो फैसला हो गया है। कह रहे हैं कि 4-3 सर अगर 4-3 से फैसला हो गया है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि जी हमने वो पैसों का मसला असेंबली में भेज दिया, हमने वहाँ से जो फाइनेंस कमेटी है उसने आज गालिबन उसको मुस्तरद भी कर दिया। अगर आप फैसला नहीं मानते तो फिर आप उस पर अमल दरामद क्यों कर रहे हैं? ये देखिए बिल्कुल अजीब सी, ये इस वक्त भोखलाट का एक शिकार है टोटली। और उस भोखलाट के शिकार में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और ख़ासकर लॉयर्स कम्युनिटी वो इन तमाम चीज़ों को समझ रही है कि जनाब आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की बात करते हैं, पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम का पहला वर्ड क्या है? पार्लिमान। पार्लिमान केयर टेकर्स को कहते हैं। पार्लिमान कहते हैं कि वो जो 2 पार्लियामेंट्स खाली बैठे हैं उनको आप आके अवाम के पास जाइए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के जरिए फिल करें। आप कहते हैं कि जी अक्टूबर में भी पता नहीं इलेक्शंस होंगे या नहीं। सो द इंटायर क्रक्स जो इस फैसले का है वो ये है कि जी धौंस धमकी वो नहीं चलेगी, किसी किस्म की ऐसी कानून साजी के जरिए सबोटाज नहीं किया जा सकेगा, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो किसी भी कौम की, किसी भी नेशन की, किसी भी स्टेट की एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, उसको नहीं, मैं रेलेवेंट वापस आके शेयर करता हूँ, ब्रेक पर मुझे जाना है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज हुई है, ये जो कानून साजी, इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के पर एनक्रोचमेंट के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है इस फैसले पे जो आज सुप्रीम कोर्ट का आया है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अहमद पंसोटा साहब, एक एतराज़ जो है वो आज ये होता रहा, बल्कि कल से शुरू है, कि जिन जजेस को बेंच में बिठाया गया है उनको, वो जूनियर जजेस हैं, और उनको जब लाया गया था तो जी वो जो एक्सपीरियंस या जो ऊपर के जजेस थे, सीनियर जजेस थे, उनको छोड़ के लाया गया था। तो ये, और अब भी जब ये बेंच बनाया गया तो सीनियर जजेस को इसमें शामिल नहीं किया गया और जूनियर जजेस को शामिल कर लिया गया। और आज आजम नजीर तारड़ साहब ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी मांग ली कि जी मुझसे ये बड़ी गलती हो गई, मैंने वोट दिया। ये आजम नजीर तारड़ साहब की बात सुनिएगा, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। मैं आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करता हूं दोबारा। मेरे जाती मौक़िफ़ के बावजूद मुझे हुकूमती मौक़िफ़ के ताबे वो वोट करना पड़ा। मैं बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं मैंने वोट किया। मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सबकी मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूं। चलें, ये तो जी माफ़ी मांग ली। मैं पंसोटा साहब इस पर आपके पास आता हूं, लेकिन पहले हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, आज आपने हड़ताल की कॉल दी थी, ये कॉल नाकाम क्यों हो गई? नहीं, नाकाम तो नहीं हुई, सारे सूबों ने स्ट्राइक की है, इस्लामाबाद में हुई है स्ट्राइक, तो हमारी इफेक्टिव थी सर। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट खचाखच भरी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में कदम रखने की जगह नहीं थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सारी अदालतों में काम हुआ है, तो किस तरह से? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मैटर्स जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर सारे होते हैं, हाई कोर्ट में सिर्फ अर्जेंट मैटर्स चलते हैं,
और बाकी कोई तो इसको हम अलामती हड़ताल कह सकते हैं सर? नहीं, हड़ताल तो हमने की है, वो तो अलामती तो नहीं हुई, लेकिन वो इसी वजह से हुई है कि जो हमने अनाउंस किया था कि ये जो बेंच बना था उस पे हमें एतराज था कि ये बेंच जो है वो बाकी जजेस को एसोसिएट नहीं किया गया और इस तरह का बेंच बना दिया गया जिन जजेस के खिलाफ ऑलरेडी रेफरेंस पेंडिंग है और उनका डिसीजन होना है। कम से कम उन लोगों को तो नहीं होना चाहिए, तो बाकी फुल बेंच अगर ये भी हो जाता तो अच्छा था, लेकिन ये अब उनकी मर्जी। सर लेकिन रेफरेंस तो शायद उनका भी पेंडिंग है, काजी फैसल साहब का भी रेफरेंस किसी भी शख्स के खिलाफ पेंडिंग नहीं है। सर क्यूरेटिव रिव्यू का भी फैसला तो नहीं सुनाया गया ना, तो वो एक तरह से तो गवर्नमेंट ने दायर किया था, उनका रेफरेंस जो ऑलरेडी रेफरेंस से वो फारिग हो गए थे, वो सिर्फ रिव्यू है। तो अच्छा, अब ये है कि अगर कल को बाकी जो जजेस इन 8 में नहीं बैठे हुए उनके खिलाफ भी कोई शहरी उठ के एक दरखास्त डाल देता है, तो क्या 17 के 17 जजेस काम करना छोड़ देंगे सर? नहीं, वो बात नहीं है। वो तो देखे ना, जो रेफरेंस हमने फाइल किया था उसमें जो जज साहब थे वो आज तक उस यानी कि उसमें उनकी तरफ से कोई डिनाइल नहीं आया है, वो अब अपनी जगह मौजूद है। वो जो ऑडियो लीक थी उनकी वो अभी भी मौजूद है। सर गुजरांवाला बाद ने ऐलान किया वो 2-3 जजेस का नाम लेकर के हम उनके खिलाफ रेफरेंस लेकर आ रहे हैं जो इस बेंच में नहीं बैठे हुए हैं, तो क्या फिर आप ये कहेंगे कि या वो कहेंगे कि हम हड़ताल की कॉल देते हैं क्योंकि आप इन जजेस को क्यों किसी और बेंच में शामिल किया जा रहा है, ये क्यों सुन रहे हैं केस? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। रेफरेंस का मतलब तो ये होता है कि कोई सॉलिड एविडेंस हो। रेफरेंस ये तो नहीं होता जिस तरह काजी फैसल साहब के खिलाफ गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में रेफरेंस फाइल हो गया था और गवर्नमेंट खुद बाद में शर्मिंदा हुई। इमरान खान ने खुद स्टेटमेंट दी थी कि मुझसे गलती हुई है। तो इस तरह के रेफरेंस जो होते हैं वो तो कायम रहते ही नहीं है, जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो वो रेफरेंस तो नहीं होते। अच्छा सर, ये जो आज फैसला आया है, अभी हम इस पर के मुख्तलिफ हिस्सों पर डिस्कस कर रहे थे हारून साहब, उसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 191 जो है ये बड़ा क्लियर है और वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रोसीजर जो है वो खुद बनाने हैं और ये आइन में लिखा हुआ है। अब अगर इसमें कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए जाहिर है वो तो फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए या आइनी तरमीम चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा क्लियर है कि 191 खुद सुप्रीम अदालत को ही पावर करती है, एम्पावर करती है कि वो अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स खुद बनाए। लेकिन अदालत में 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है और अभी तक कोई रूल्स नहीं बने। क्या मतलब? उसमें अभी तक कोई रूल्स नहीं बने, जिस वजह से फिर अब ये मुकन्ना को ये जाहिर हुआ कि चूंकि अभी तक नहीं बने लिहाजा ये एक एक्ट बन जाए, तो उन्होंने एक्ट बना दिया। उस एक्ट में कोई खास यानी कि लैकुना कोई नहीं है। उन्होंने अच्छा, इस बात पे क्या आप हैरत का इजहार करते हैं कि सर, क्योंकि देखें ये फवाद चौधरी साहब की ट्वीट में दिखाता हूं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब मेन पिटीशन बाकायदा समाज के लिए मंजूर कर ली तो फिर बिल तो मुअत्तल होना ही था, इसलिए अटॉर्नी जनरल ने इस नुक्ते पर कोई दलाइल नहीं दिए थे। ये एक मामूल का हुक्म है, उम्मीद है हुकूमत इसे अना का मसला नहीं बनाएगी। तो ये एक मामूल की बात है कि जब एक मामला टेकअप हो गया है तो ऑटोमेटिकली एक तरह से वो स्टे किसी कैफियत में चला जाता है या वो ऑर्डर कानून मुअत्तल हो जाता है। जब इस पर समाअत मुकम्मल हो जाएगी तो फिर जो भी फैसला होगा उसकी बात बाद में होगी। तो आज इस कानून साजी जो पार्लियामेंट में हुई है इसका मुअत्तल हो जाना कोई हैरत की बात तो नहीं है ना? मतलब तो अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, अगर मुअत्तल हो गया तो नेक्स्ट डेट सारी पार्टी को नोटिस हो गया है, सारी पार्टी पेश होंगी, अपने अपने दलाल देंगी जी, तो फिर ही अब फैसला होगा। ठीक है, तो मतलब इसके मुअत्तल ही कोई वो हारून साहब से पूछें कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन 1980 जिसके तहत रोज हम दरखास्तें भी दाखिल करते हैं, जिसके तहत रोज कंडोनेशंस भी होती हैं, जिसके तहत रोज प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट चला रही है, क्या वो रूल्स नहीं फ्रेम हुए हैं इसी आर्टिकल 191 के तहत? जी देखिए ना, जो सुओ मोटो एक्शन था वो भाईजान 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन 1980 ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। ये जो डेली आप दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में देते हैं उसी रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत देते हैं। ये एओआर आप अपॉइंट करते हैं, ये उसी रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत होता है। आप कैसे कह रहे हैं कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने? जी मेरे भाई, स्पेसिफिक कोई भी रूल्स नहीं थे। वो सुओ मोटो के तहत आपने भी देखा है कि जितने भी एक्शन लिए गए कि 2 प्राइम मिनिस्टर फारूक हो गए और अब सुओ मोटो के तहत 2 जजेस जो बैठे हुए जिनका काम भी और था उन्होंने रेफरेंस भेजा और चीफ साहब ने उसको। चलें इस पर तीसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय ले लेते हैं। अहमद पंसोटा साहब, कोई रूल्स रेगुलेशंस बने नहीं हैं या मौजूद हैं 1980 के जो राजा आमिर अब्बास साहब बता रहे हैं उनके तहत ये रोजाना की दरखास्तें आती हैं अदालत में?
जी सर, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो हैं वो 1980 के बिल्कुल मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब ने जो बात की वो बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कोई गलत कह रहा है या सही कह रहा है, और उन्हीं रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत हम फाइल करते हैं जिस तरह हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं। अगर वो रूल्स ना हो तो सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली कल से बंद हो जाए। ये भी एक तरीका है गवर्नमेंट के पास अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बंद करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स तो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एक अभी बात की गई रेफरेंस की, जब एक प्राइवेट आदमी या कोई बॉडी फाइल करती है तो दैट्स अ कंप्लेंट, जब प्रेसिडेंट फाइल करता है दैट्स अ रेफरेंस। ये भी बड़ी क्लियरली उसमें डिस्टिंक्शन है। तीसरी बात ये की गई कि मैं मेरे सीनियर हैं, बहुत उनका एहतराम करता हूं, कि मटेरियल एविडेंस अच्छा हो तो वो रेफरेंस है, वरना वो कंप्लेंट है। एविडेंस तो बाद में एग्जामिन होना है और फिर पता लगना है किसका सही है। मेयर फाइलिंग ऑफ रेफरेंस इज नो बार टू अ जज हियरिंग अ केस। वो बिल्कुल केस को कंप्लीटली सुन सकता है। बाकी देखिए आर्टिकल 191 जो है बड़ा क्लियरली कहता है कि सब्जेक्ट टू लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू फ्रेम इट्स रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर। वो उन्होंने 1980 में किए। जिस सुओ मोटो का जिक्र कर रहे हैं वो भी उन्हीं रूल्स के तहत आज तक गवर्न हो रहा है। मैं तो कहता हूं, राजा साहब भी कहते हैं, तमाम पाकिस्तान के वकला कहते हैं कि इसको ठीक करें और आज इसके ऊपर कानून साजी करें, और वो तरीका है एक नए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो कि फुल कोर्ट बैठ के बनाए। ये नहीं है कि एक बंदा उठ के कहे कि जी 191 आर्टिकल 70 सबकी वायलेशन में हम एक लॉ बना दें। तो लॉ तो कल को मैंने बल्कि उस दिन ट्वीट में लिखा हुआ था कि हमने पहला सबक इंग्लैंड में ये पढ़ा था कि इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ दैट ऑल ब्लू आइड बेबीज शुड बी किल्ड, इट विल बी अ लॉ, बट पार्लियामेंट विल गो मैड बिफोर पासिंग सच अ लॉ। इन पाकिस्तान के केस में मैड वाला पार्ट भी हो गया है कि आप अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इम्पिंज अपॉन करेंगे, या कल को आप कहेंगे जी हम फौज खत्म कर देते हैं, या आप कहेंगे कि जी हम एक इदारा ही खत्म कर देते हैं, तो इस तरह के बिल को आप इंतजार तो नहीं करेंगे लॉ बनने में। और दो नज़ायर मौजूद हैं, हिस्बा बिल की भी मौजूद है और बाज मोहम्मद काकड़ जजमेंट भी मौजूद है, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉ को एग्जामिन करते हुए एक बिल को भी सेटिसाइड किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। सो बात यह है कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कि बेस्ड ऑन मेलाफिडे होती हैं, जिनका मकसद ये नहीं होता कि एक वसीतर मफाद में कानून साजी करना। और एक पॉइंट और पे मैं ऐड करना चाहता हूं, जो राजा साहब ने बात की, इसमें एक और बहुत खतरनाक काम करने जा रहे थे, राइट ऑफ अपील। राइट ऑफ अपील ऑलरेडी आर्टिकल 185 में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में एग्जिस्ट करता है, आइन के अंदर एग्जिस्ट करता है। आप एक सब्सटैंटिव राइट एक कानून के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो भी एक ऐसी नेशनल असेंबली से जिसके अंदर बंदे भी पूरे नहीं हैं, और जो आपने ऑपोजिशन लीडर वगैरह बैठाए हैं वो भी आपके लिए खड़े होकर आपकी तारीफें करती हैं। किस किस्म की नेशनल असेंबली है? इफ देयर इज एनीथिंग दैट शुड बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, इट इज द मोड एंड मैनर इन विच दिस नेशनल असेंबली इज रनिंग। ये मजाक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ। जिस किस्म की हम वहाँ तकरीर सुनते हैं, वो एक खातून है गालिबन, पता नहीं उनका क्या नाम है, सारा बानो, उसके अलावा तो बाकी सारी की सारी वो जैसे कहते हैं सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, कोई दूसरी साइड है ही नहीं। इज दिस हाउ अ बिल इज पास्ड? उसकी डिबेट कहां पर गई? उसके ऊपर एक्सपर्ट। अच्छा एक और बात, एक लास्ट बात, तकरीर नहीं सुनी उन्होंने, बड़ी सख्त तकरीर की है कुछ दिन पहले। मैं असद साहब एक लास्ट बात, उन्होंने कहा कि अब आप हमें पहचानते नहीं है। बस सर उन्हें पहचानते नहीं, पहचानते क्या उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है। सवाल यहां पर यह है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का कानून भी बनाना था तो आप सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को तो कंसल्ट करते हैं। मान लेते हैं आपने लेजिस्लेशन करनी है, आपने उनको भी कंसल्ट नहीं किया, आपने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को कंसल्ट नहीं किया, आपने 5-6 वो बंदे बिठा लाया जा रहा है। आप कह रहे हैं ना, आप उनको कंसल्ट तो करते हैं ना कि उनको रेगुलेट कर रहे हैं आप जी। मान लेते हैं अगर आपका लॉ भी सही है सर, सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये जो अभी मैंने अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब का बयान सुनाया, माफ़ी मांगी है उन्होंने सर। उन्होंने कहा कि जी ये मैंने वोट दिया था, मुझे देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने जूनियर जजेस के लिए वोट दिया था, मैं ऊपर लेकर आया, तो ये तो बड़ा गलत हुआ। तो अब तो वो आ गए हैं, तो अब क्या उसको किया जाए? बस अब वो बेंच में ना बैठें। ये कानून साजी पे एक बड़ी फेमस माफ़ी आपको पहले भी याद हो गए, वो आंसू थे, वो एक हमारे ही लॉयर्स कम्युनिटी के थे, उस वक्त गालिबन चेयरमैन सेनेट थे, क्या नाम है उनका, पीपल्स पार्टी वाले, रजा रबानी। चले नाम आ जाता है अभी, नाम वो कौन, रजा रबानी साहब। ठीक। तो रजा रबानी साहब ने भी बड़े आंसुओं से कहा कि जी ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं और ये जो है, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि आइन को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने जो ह्यूमन राइट्स का मैं चैम्पियन हूँ उसको छोड़ रहा हूँ, मैं अपने ज़मीर, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में अक्सर ज़मीर की बातें देखी हैं, वो जो जागता है, लेकिन वो ऐसी कानून साजी या ऐसे काम के वक़्त नहीं जागता, उस वक़्त पार्टी की जो है बाइंडिंग हो जाती है इंस्ट्रक्शंस के जी वो थी। और आज हमारे भाई मेरे ज़ाती दोस्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बात की है, तो इससे लग रहा है कि वाकई ही वो पार्टी की जो जिस प्रेशर में वो ये उनको ये दी गई हैं,
अब वही अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने जब आएंगे तो क्या वो ये बात कर सकते हैं वहाँ? वो आपको याद होगा असद कि ये तो बड़ा कहा कर रहे थे कि वो 4-3 का फैसला है, इस फैसले को ही हम नहीं मानते। तो फिर ये क्या हो रहा है कि जी उसी फैसले के तहत आप पैसों के लिए अपनी जो कमेटी है फाइनेंस की उसको भेज देते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट मांग रही है इलेक्शंस के लिए, किसके तहत मांग रही है? वो 3-2 के फैसले के तहत वो उस पर अमल, ये बुकलाट का शिकार है। अदरवाइज जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस या वो इस वक्त इशू नहीं है। इस वक्त इशू है अवाम का। आर्टिकल 90, ये मेरे दोस्त बैठे हैं वाइस चेयरमैन है कि जी इन्होंने कहा हमें एतराज़ है बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्या इन्हें एतराज़ है कि 90 दिन से ज़्यादा केयर टेकर्स हुकूमत को रहना चाहिए? इसका जवाब मैं समझता हूँ वो यकीनी तौर पे कहेंगे वाकई मुझे एतराज़ है कि 90 दिन से ज़्यादा केयर टेकर्स नहीं रह सकते। आप कह रहे हैं कि हारून रशीद साहब ये जवाब देंगे? हाँ, कि क्या उन्हें उस पर हारून साहब, चले मैं जो सवाल आपसे करना चाहता हूँ उससे पहले इसी सवाल, ये आमिर साहब ने आपसे सवाल पूछा है कि क्या केयर टेकर्स 90 दिन से ऊपर जा सकते हैं? केयर टेकर तो वो तो देखे ना 224 आर्टिकल जो है उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक में वो कि 90 डेज में इलेक्शन हो। हाँ। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जो असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं ये इनकी क्या वजह थी? वो मेरा सवाल है, वो 90 डेज से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। सर अगर असेंबलियां सही डिसॉल्व नहीं हुई, चलिए फर्ज करिए मान लीजिए, तो फिर क्या ये 90 दिन में से ऊपर जा सकते हैं केयर टेकर? वो भी नहीं है। लेकिन बाकी इदारों ने, जिन इदारों ने अब किसी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, किसी ने फाइनेंशियल वो देना है, तो ये तो उन इदारों का काम है जी। अगर वो करें, अगर मुनासिब समझते हैं तो वो प्रोवाइड करें। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक चीज़ और बता दीजिए हारून साहब, ये जो आज फैसला आया है आज की प्रोसीडिंग का, उसमें इस फैसले में लिखा गया है सफ़ा नंबर 5 में पैरा नंबर 10 में कि पैरामा फिशाए दिस अप्रोच इज़ अ सीरियस इंक्रोचमेंट अपॉन इंटरफेरेंस विद एन इंट्रूजन इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर एक इंक्रोचमेंट के मुतरादिफ है। तो सर ये क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसे एक एक्ट बना के, एक बिल ला के अदालत के इख्तियारात को सल्ब नहीं किया जा सकता? अदालत की ऑब्जर्वेशन यही है कम अज़ कम। अब देखें ना, उन्होंने मीनवाइल तो उसको सस्पेंड कर दिया है जी, फर्दर प्रोसीडिंग्स को। हाँ। अब फर्दर सारी पार्टी को नोटिस हुआ है, उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। लेकिन जो बिल कौमी असम्बली ने पास किया है, मेरे ख्याल में वो उस बिल में भी सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि मेंबर सीनियर मोस्ट, एक चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हों उस कमेटी के, जो ये मामला को मोटो या ये हैं ये टेक अप करें और देखें मेंटेनेबल कोई है कि नहीं है। बाकी उन्होंने तो ऐसा अपील का राइट दिया है कि अपील भी होनी चाहिए, इसलिए कि साबका जब भी ये एक्शन लिए गए हैं उसमें कोई भी अपील नहीं थी और कौम और अवाम ने सफर की। 50 साल पहले भी अगर कोई फैसला हुआ तो उस पर अपील आ जाएगी। इसकी कोई हद है सर कि 2 साल, 4 साल, 3 साल, कितना? सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक। लेकिन ये तो फिर अपील होगी तो उसे देखा जाएगा कि ये ग्राउंड क्या है। हाँ सही है, कोई बंदा 40 साल पुराना अपील लेकर जाएगा तो पता चलेगा कि इसको अदालत ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। अदालत देखेगी कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। सर मिल गया जवाब आपको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। मुझे पंसोटा साहब ये बता दीजिए कि कल एक और भी जो है वो चैम्बर में हेयरिंग है, एक रिपोर्ट गई हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस पर कुछ नोटिस हुए हैं और उसके बाद जो है वो कल उन तमाम जिन लोगों को सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया गया है, बाकी लोगों को बुलाया गया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया है। आप क्या देखते हैं कि यहाँ से ऑनवर्ड्स, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन तो हो चुकी है, मगर कल से ऑनवर्ड्स क्या कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है? इसका इम्कान मौजूद है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बहुत मैग्नानिमिटी का मुजाहरा कर रहे हैं इस सिचुएशन पर।
अपेरेंटली अगर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब होते या इवन साकिब निसार साहब भी होते तो ये कार्रवाई आगाज़ शुरू हो चुका होता, बट बंदयाल साहब जो हैं उनकी रेपुटेशन ये है कि ही एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट, और रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करके उन्होंने फिर भी रिपोर्ट मंगवा ली है। लेकिन पार्लियामेंट की कमेटी का मैं हैरान हूँ कि उनको कौन मशवरा दे रहा है जिन्होंने इसको कहा जी हम रिजेक्ट करते हैं, पैसे नहीं देते। आपसे तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, आपको तो डायरेक्ट दिया, आपको हुक्म दिया है। आर्टिकल 189 मौजूद है जो कहता है सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स इदारों पर बाइंडिंग है। आर्टिकल 190 कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करना है, और इन दोनों के बाद अगर कोई इसकी वायलेशन होगी तो फिर 204 है जो ये कहता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी तरह फ्लाउट करते हैं या उसकी कंटेम्प्ट करते हैं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं वफाकी काबीना अपने आप को एक्सपोज कर रही है, और ये जो कमेटी थी ये भी अपने आप को एक्सपोज कर रही है, और ये बात का आगाज होगा वजीर आजम से, बिकॉज ही इज हेड ऑफ द फेडरल कैबिनेट। और वजीर आजम साहब जो हैं, जो कि आप देख रहे हैं खामोश हैं, समझदार आदमी है, वो पंजाब में भी उन्होंने डिलीवर किया, इज अ गुड मैन, उनको इन्होंने आगे करके रखा हुआ है, उनको इन्होंने नाअहल करा देना है जिसका ना कोई फायदा है। और मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट से एक और वजीर आजम नाअहल हो, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, बट हुक्म अदूली करना, उस हुक्म को ना मानना जिसके आप आईनी तौर पर पाबंद हैं, ये मुनासिब नहीं है। आप आइन की तशरीह वो बैठ के, एक्सेप्ट आजम साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक कामरान साहब, बाकी आइन की तशरीह वो लोग कर रहे थे जो मैं ख्याल शायद उर्दू की तशरीह भी मैंने उनको करते कभी नहीं देखा। आप ये बात जब इस तरह की करनी हो तो इसके लिए बड़ी सीरियसनेस चाहिए, और आप बिल्कुल उठते हैं 1 मिनट में कहते हैं जी आर्टिकल फलाना ये कहता है, और ऐसे ऐसे लोग, मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं क्लेम करता, बट खुदारा जब आप आइन की इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट समबडी ऑफ आजम नज़ीर तारड़ साहब कैलिबर शुड स्पीक, या कोई रजा रबानी साहब बात करें। जिसका दिल करता है, जो कोई पॉलिटिकल वर्कर है उठ के कह देता है जी आइन की फलानी जगह ये है ये है। अब उस दिन मुझे एक बंदे ने कहा जी प्रोग्राम में कि 2 to 4 में लिखा हुआ है सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे, मैं कहा जी आ जाए दोनों खोल लेते हैं। जब खोला तो उस बेचारे को नहीं मिला। अब सवाल करने वाली बात ये कि ये आइन की गलत तशरीहात करना, इनको गलत प्रोपोगेट करना, ये आइन बड़ा एक सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट जो है दैट्स द सुप्रीमेसी इन पाकिस्तान, इट इज नॉट द पार्लियामेंट, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन which is supreme, और उसको हम मजाक बना रहे हैं। जिसका दिल करता है उठ के उसकी तशरीह करना शुरू कर देता है। ये दिस इज अनफॉर्चुनेट, एंड आई थिंक इस काम के लिए सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जो भी सीनियर जिनको आइन का पता है और सुप्रीम कोर्ट ही रहने दे, बाकी जो हम उस पर जरा मेहरबानी करें थोड़ी तो बेहतर रहेगा। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। आज अभी जिस कमेटी का जिक्र कर रहे थे इसमें राय साहब, जो फाइनेंस कमेटी है उसने उसको मुस्तरद किया। अच्छा, आप ये देखना ये कि किन अल्फाज में मुस्तरद किया। तो उसमें आयशा गौस पाशा साहिबा से अली परवेज़ मलिक साहब जो मेंबर हैं इस कमेटी के, फाइनेंस कमेटी के, कैसर शेख साहब इसको हेड करते हैं, उन्होंने सवाल किया स्टेट ऑफ मिनिस्टर जो है फाइनेंस की, गौस पाशा साहिबा, आयशा गौस पाशा, उनसे पूछा कि क्या हमारे पैसे हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि वी आर इन IMF प्रोग्राम, वी कैन नॉट इंक्रीज द फाइनेंशियल लॉस, हमारी मजबूरी है, हम अपने लॉस को बढ़ा नहीं सकते। और वो कहते हैं कि वी डू नॉट हैव फंड्स, पैसे हैं ही नहीं हमारे पास। ये फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर कह रही हैं। लेकिन ज़्यादा नोटेबल जुमला जो है वो बर्जीस ताहिर साहब का है। उन्होंने कहा कि जी ये फंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ब्लैकमेलिंग के नतीजे में नहीं जारी करने चाहिए, और मैं हुकूमत से कहूंगा कि वो बिल्कुल जो है वो ये फंड जारी ना करे। अभी पंसोटा ने बड़ा अच्छा कहा कि जी बड़ी रिस्ट्रेंट का चीफ जस्टिस साहब मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन रिस्ट्रेंट का जो कल केस लगा हुआ है उसमें पैरा गालिबन 5 है, उसमें लिखा है इन द फर्स्ट इंस्टेंस। हमारे पास जो तरजीह है, हमारा जो पर्पज़ है वो है कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलाना नहीं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस तो हम आ रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो डिसओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ना सिर्फ उन्होंने कहा ये कि उसकी एड में, अब ये वो तमाम लोग हैं कि जो उसकी एड में आ रहे हैं उस अमल के, ये वो तमाम अफराद हैं जिसका इंदिया दिया हुआ है उस ऑर्डर में कि वो तमाम अफराद जो इंस्ट्रूमेंटल बन रहे हैं इस किस्म की करारदादें पास कराने में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में रुकावट बढ़ने की, उनके बारे में उन्होंने कहा कि कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है और आइन भी मौजूद है। सो आई थिंक दे शुड वेट फॉर द टर्न। ये कल आपके जो ये कह रहे हैं कि पैसे मौजूद नहीं हैं, गवर्नर स्टेट बैंक आएंगे ना, आप देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, असल गवर्नमेंट तो वो चलाती है तो जो डीडीओ पावर लगती है, जो असल गवर्नमेंट चलाती है। या अब कल वो इसीलिए उन्होंने बुलाया है कि आप आइए जी, क्या रुकावट है। अगर वो कहते हैं कि जी रुकावट तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वहाँ से डायरेक्शंस हैं कि आपने रिलीज़ नहीं करना,
तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये है तो देन चीफ एग्जीक्यूटिव, क्या सेक्रेटरी खजाना अपने पास से अपने साइंस के साथ पैसे जारी कर सकता है? सर वही करता है ना, डीडीओ पावर्स तो उसी की हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी होंगी। लेकिन अगर साथ वो ये कहता है कि जी ये मुझे, हमने बहुत से केसेस में देखा, इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके ये कि जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कोई और जो उनके होते थे एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी, कि जी मुझे वज़ीर आज़म साहब का हुक्म था इसलिए मैंने ये अपॉइंटमेंट कर दी, ये अमल कर दिया। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि एक तो आप तमाम ऑर्डर्स को राइटिंग में लेके आएंगे, किसी ज़बानी हुक्म की बात नहीं होगी। आप बताइए कि कहाँ है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर कि जिसने रोका है आपको। तो मुझे लग रहा है कल अगर जो ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी, मुमकिन तौर पे ये ना हो कि मंडे को आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब को भी या ट्यूसडे को तलब कर लिया जाए कि जनाब आ जाइए, इस ऑर्डर ने इम्प्लीमेंट होना है, इलेक्शंस ने होने हैं। तो वज़ीर आज़म साहब अगर आएंगे तो वो जो बड़ी ऑप्टिक्स करते हैं कि जी हम कुर्बानी देने की, ये कुर्बानी की बात नहीं है। यहाँ पे आइन का कत्ल किया जा रहा है, यहाँ पे आइन को आप एक तरीके से वो जो है ना कि कॉन्टेम्प्ट से बढ़ के सवालात हैं, इनको बड़े सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, ये बात भी ठीक है। और चीफ जस्टिस की पूरी कोशिश होगी कि किसी को भी कंटेम्प्ट ना हो और ये मसला हल हो जाए। लेकिन हालात बहरहाल कहीं और जाते हुए नजर आ रहे हैं। पंसोटा साहब ये बताइए कि ये जो भी हम बात कर रहे थे, ये अगर तौहीन अदालत लगती है तो ये किसी ऑफिसर पे लगेगी, सेक्रेटरी पे लगेगी, गवर्नर स्टेट बैंक पे लगेगी, या फिर पॉलिटिशियंस पे, प्राइम मिनिस्टर पे लग सकती है? देखिए जी, फेडरल कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फेडरल कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मौजूदगी में हम ये फैसला करना चाहेंगे कि क्या उस जजमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है और उसको फॉलो करना है या नहीं करना, ये डिसीजन है उनका। कैबिनेट के तो 90 मेंबर्स है, फिर क्या होगा? मैं सारे ही आएंगे सर, फिर सबने मशवरा दिया, या फिर कोई अपना डेसेंट रिकॉर्ड जिसने किया वो बच जाएगा। तो कैबिनेट में डिस्कस हुआ है ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप ये काम करें, वो कह रहे हैं जी पहले इसको हम देख लेते हैं। तो जब वो देख लेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी देख लेगी। सो फेडरल कैबिनेट ऑफ कोर्स हेडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, उनकी बारी आएगी। फिर जो सब कमेटी मेंबर्स हैं जिन्होंने कोई विलफुली फ्लाउट किया, जिस तरह आपने वर्जीज ताहिर साहब की बात की है, उनके ऊपर भी बिल्कुल बात आएगी। उसके बाद आगे चलेंगे। सेक्रेटरी खजाना को अगर डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस हैं तो सेक्रेटरी खजाना भी ये बयान नहीं ले सकते जाके वहां पर, ये प्ली नहीं ले सकते कि मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव ने या किसी ने रोक दिया है। ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स इफ देयर इज अ स्पेसिफिक जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो ये सब पे कंटेम्प्ट लगेगी। चलिए अब देखते हैं कि कल चैम्बर में समात है और उसकी क्या सूरत हाल हमारे सामने आती है। पंसोटा साहब बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया हमारे साथ। राजा अमीराबाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।